अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। जहां इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर और लाहौर से जनाब आरिफ हमीद भट्टी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। खराब तर्ज हुक्मरानी की एक बड़ी वजह अकरबा परवरी है। तकर्रियां मेरिट की बजाय जाती पसंद की बुनियाद पर की जाती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट में भी अकरबा परवरी की तरफ निशानदेही की गई। सीपैक बलूचिस्तान में बन रहा है, लेकिन तरक्की लाहौर में। गवादर से आई तालिबा ने सवाल पूछा तो शहबाज शरीफ कहके लगाने लगे। पनामा लीक्स का मामला, नून लीग पीपल्स पार्टी को कैसे ब्लैकमेल कर सकती है। आसिफ जरदारी वतन वापस आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। पॉलिसियां तब्दील होंगी। क्या पीपल्स पार्टी नारों को अमली जामा पहनाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट जो सानिया कोयटा के बारे में थी, 110 पेजेस की ये रिपोर्ट है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सारे नकाइस हैं उसकी उन्होंने निशानदेही की है। ये क्योंकि कोयटा के वाक़े के लिए थी सारी ये तहकीकात, लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट की तह में जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि ये जो ख़राब तर्ज हुक्मरानी है, जो एक बड़ी वजह बन रही है पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट उन लोगों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही जो पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल से खेल रहे हैं। उसकी बुनियादी और बड़ी वजह यह है कि अकरबा परवरी जो तकर्रियाँ की जाती हैं वो मेरिट पे नहीं की जाती। और अब तो लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में क्या किसी बड़े आदमी को कभी भी सज़ा मिलेगी। पनामा पेपर्स हों या सरे महल का किस्सा हो या कोई और कहानी, बलूचिस्तान में किसी सेक्रेटरी के घर से पैसे निकले हों, तो पता ये चलता है कि मामला लंबे से लंबा होता जा रहा है। लेकिन हकीकी मायनों में जो करप्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हो पा रही। साबिर, ये जो रिपोर्ट है काजी फाइज ईसा की, इस रिपोर्ट ने जो बैड गवर्नेंस की जो निशानदेही की है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि हर तरफ तकर्रियाँ जो हैं वो मेरिट पर नहीं की जा रही। और ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है मामला। अगर हम इसको पंजाब में देखें, अगर हम इसको फेडरल लेवल पे देखें, इसको हम दूसरे सूबों पे देखें, तो हमें ये पता चलता है कि हर जगह पे या तो जो सियासी तौर पर नज़दीक लोग हैं या जो रिश्तेदार हैं, वफादारी की बुनियाद पर उनको तकर्रियाँ दी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको न सिर्फ सेट असाइड किया, कलअदम करार दिया, बल्कि उसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, वो रिज़ाइन भी दे चुके हैं। क्योंकि दो जज साहिबान थे उस पैनल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी साहब थे और इकबाल हमीदुर रहमान साहब उस वक्त। तो एक वाहिद हमने अकाउंटेबिलिटी देखी है तो वो सिर्फ वहाँ पे देखी है उस केस में जुज़वी तौर पे। लेकिन अगर आप देखें एग्जेक्टिव वाली साइड पे, तो आप पार्लियामेंट हाउस चले जाएं, कौमी असम्बली, वहाँ पे आप देख लें कि किस किस ग्रेड में कब कब भर्ती किया गया और फिर उनकी प्रमोशंस कैसे हुई। आप चले जाएँ सेनेट में, आप चले जाएँ ऑटोनमस बॉडीज़ में। नैब का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी को फारग नहीं किया गया। उसके बाद इसी तरीके से ये जो शॉर्टकट लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया और डेपुटेशन के में किसी दूसरे महकमे में गए, एब्जॉर्ब करवाया ग्रेड 1 में। उसमें एक हम डिस्कस करेंगे, वो फाइल आ चुकी है जनाबे इरफान सिद्दीकी साहब कहेंगे कल से ये रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़े हुए, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन हम उनके पीछे नहीं पड़े। अब वो जितना खोलते हैं आगे वो खुरा जिस तरफ हमें ले जाता है, हम क्या करें। इरफान सिद्दीकी साहब के भाई की वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सबमिट हुआ है सारा केस। इरफान सिद्दीकी भाई थे, उनका भी कि उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं ये बिल्कुल एक लंबी फहरिस्त है, उस पर हम आते हैं। लेकिन मैं ना यही चीज हम आजकल भी देख रहे हैं, इस वक्त भी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा हज स्कैंडल आया था। हज स्कैंडल में कौन किसका रिश्तेदार था वो सामने आ गया था।
तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो रिपोर्ट है उसको आप एक एक पहलू उसका देखें। हम इंशाल्लाह डेली कोई ना कोई उसका पोर्शन और अभी आगे मजीद हम बताते हैं रिश्तेदारी की। लेकिन मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आने से पहले ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी है जो सिर्फ सिंध काबीना के अरकान की है कि इनका कोई ना कोई अजीज किस तरह से है, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के साहबजादे हैं, सैयद कासिम नवीद उनके साहबजादे हैं नवीद कमर साहब के, वो वजीर हैं सिंध में। बुरहान चांडियो साहब वजीर हैं, ये रुकन असम्बली सरदार खान चांडियो के भाई हैं। मोहम्मद बख्श बहर वजीर हैं और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद महर के बेटे और साबिक वजीर आला अली मोहम्मद महर के भतीजे हैं। फिर एक आबिद भैयो साहब हैं, मुआवन खसूसी हैं, वो बाबुल खान भैयो के भाई हैं। फिर इरम खालिद हैं, ये वफाकी साबिक जो वजीर एनडी खान थे उनकी बहू हैं। और फिर हमारे हरदिल अजीज रहमान मलिक साहब के बेटे भी सिंध काबीना के रुकन है। अच्छा ये मैंने सिर्फ एक वो बताइए बात। इस्लामाबाद से निकालें ना सर, फेडरल कैबिनेट से निकालें, कितने रिश्तेदार निकालेंगे आप? मैं भट्टी साहब को फिर बताते हैं। भट्टी साहब ये जो अकरबा परवरी है उसने इस मुल्क को एक किंगडम में तब्दील कर दिया है जिसमें एक कबीला है जो 200, 250, 300 खानदानों पर मुश्तमिल है। उन्हीं के बच्चे ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हीं के बच्चे फौज में भी होंगे, हर महकमे में उनके बच्चे हैं, सियासत में भी वही हैं। और ये सारा मामला वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए किसी बड़े आदमी को तो पाकिस्तान में सजा होएगी नहीं, ये एक आम परसेप्शन बन गया। और यही बात जस्टिस जो रिपोर्ट है कोयटा वाकये के बाद की, जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने भी ये बात कही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, साबिर साहब तो बड़े खुशकिस्मत है कि इन्होंने एक वाकया देख लिया है। मेरी तो ख्वाहिश है मैं पाकिस्तान पे मेरिट नाम की कोई चीज देखूं। जस्टिस फायज ईसा साहब ने खाली कोयटे का लिखा, लेकिन ये पाकिस्तान के चारों सूबे और वफाकी हुकूमत में ये तो रूटीन है। आपने कहा कि कभी सजा नहीं मिली, हाँ सजा मिलती है कमजोर को, बेबस को, लाचार को, जिसका वारिस कोई नहीं, कि जो किसी बड़े आदमी को मंथली नहीं देता या बड़े आदमी के लिए दूसरी खिदमात नहीं करता, जो आजकल तरक्की का एक जीना है। गुजारिश है कि आपके को याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब का धरना हुआ तो उस वक्त के आईजी आफ्ताब अहमद चीमा ने कहा मैंने लोगों को गोलियां नहीं मारनी। उस वक्त के एसएसपी मोहम्मद अली नेकोकार नहीं करना, एक रिटायर्ड होकर घर चले गए, दूसरे अभी तक डिसमिस हैं। आजकल तो मेरिट ही यही है कि मेरे कहने पे क्या क्या नहीं करोगे, ये ट्राइंगल पूरी कर दें। और तीसरा जो है सिंध से उसको जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है और चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं उन्होंने छुट्टी की दरखास्त खुद दी थी। बेचारे आईजी की जबरी रुखसत जाने की वजह यह थी कि जो दुबई में है, दुबई में पाकिस्तान का असर रसूख बहुत ज्यादा है। इधर इत्तेफाक से दुबई में जुबान हिलती है, इधर कागज हिल जाता है। दुबई में कोई आवाज आती है, इधर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। वफाकी हुकूमत में भी इसी तरह सीनियर सीटों पर जूनियर लोगों को लगा दिया जाता है, फिर उनसे मनपसंद फैसले किए जाते हैं। अकरा परवरी ऐसा जहर है ये इस पाकिस्तान की लगा हुआ, ये जो बादशाहत ऊपर से आते हैं ना, इन्हें जो इख्तलाफ राय करने वाले अफसरों को ये बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान में देखे कोई भी माशरा हो, उसकी बेसिक चीज है आपको रोजगार, आपको तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, आपको सेहत और तालीम के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए आपको कोई अमन व अमान चाहिए। लेकिन ये हमारे हुक्मरान वक्त जब भी आते हैं, ये इन अदारों को जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाते हैं, अपनी गुलामी के लिए रख लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात की। आईजी पंजाब के बारे में कहा जा रहा है 7 दफा हवा के तब्दील हो रहे हैं, तब्दील होते नहीं, वो जो हुक्मरान कहते हैं वो करते जाते हैं। लेकिन जब आपने अवाम के लिए मेरिट नाम की कोई चीज रखी नहीं, अमीर आदमी का बच्चा चाहेगा तो वो बाहर पड़ेगा, सैलरी उनकी 2 लाख है, बच्चा 5 लाख रुपया महीने की सैलरी पे बाहर पड़ रहा है। इनसे कोई तो पूछे भाई आप पैसा किस तरह कमा रहे हैं, अगर हलाल है तो आगे बताएं। ठीक है। तो अच्छा समी साहब, ये फायदे साहब ने पूरे पाकिस्तान की अक्कासी कर दी है। इस 110 रिपोर्टों में पाकिस्तान की आप बीती है, हमें तबाह करने में यही हुक्मरानों की ख्वाहिशात है। दुरुस्त है आपकी बात। अच्छा साबिर, आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया था, तो एक जो वज़ीर आज़म के दामाद हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करके ये कहा कि अब ये जो फवाद हसन फवाद हैं ये मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी और पसंद के अफसरों को तकर्रियाँ दे रहे हैं, उनकी इस ACRs भी इसी तरह लिख रहे हैं, बल्कि ख़ुद उन्होंने वो पोस्ट ही उड़ा दी थी और ख़ुद वहाँ पर वो PS बन के बैठ गए आगे। तो ये
जो आपने जैसे कहा सिलसिला एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। अगर मैं उनके साथियों की तरफ आऊँ जो पूरा उनकी जो खुशामद करते रहे। वज़ीर आज़म से शुरू हो जाए ना। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब खुद, उनके भाई वज़ीर आला, फिर आगे आबिद शेर अली साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, फारूक आइश नाइक साहब, इनकी आपस में रिश्तेदारी देख लें। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब, उसके बाद आगे हमजा शहबाज आ गए, सलमान शहबाज टास्क फोर्सेस में है, वो आ गए, सलमान शहबाज आ गए, मरियम सफदर साहिबा खुद। और बज़ाहिर वजारतें हैं लेकिन एक्चुअली कमेटीज बनी हुई हैं जो उसमें एक हमजा शहबाज भी हैं, कैप्टन सफदर हैं कौमी असम्बली में, और वो सऊद अजीज हैं चौधरी साहब, साहिवाल से इनके हैं एक सूबाई वजीर, ठीक। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे एहसन लतीफ़ साहब जो हैं वो मीडिया सेल को देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो एक लंबी फहरिस्त है। और इसी तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी में आ जाएं, फिर इनके आगे रिश्तेदार ही हैं जो ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं, कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार। तो पोस्टिंग, अहम तैनातियाँ हों, प्रमोशंस हों, पोस्टिंग्स हों, वो इसी तरीके से मिल रही हैं। ये बिल्कुल कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, आज फिर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो जिसमें 3 वज़राए आला बेचारे एक सोफे पे सुकड़ के बैठे हैं और 2 भाई जो हैं, एक पंजाब का हुक्मरान है, एक पाकिस्तान का हुक्मरान है, वो एक दूसरे के सामने सोफों पे बैठे हैं। फिर जब आप अकरबा परवरी करते हैं, जब आप पूरी मनमानियां करते हैं, जमहूरियत को किंगडम में तब्दील कर देते हैं, तो फिर इसी तरह का मनाजिर आपको देखने में मिलते हैं। और आज अब मैं आपको वो एक गुफ्तगू जो आज हुई पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ गवादर से आए हुए स्टूडेंट्स की, जिसमें एक बच्ची ने ये कहा उनसे कि ये CPAC का बड़ा शोर है और सब कुछ तो बात CPAC की होती है, गवादर की होती है, लेकिन जो तरक्की है वो होती है लाहौर में। एक इंतहाई सेंसिटिव सवाल था जो सूबों का एहसास महरूमी है, उसके बारे में उस नौजवान तालिबा ने बात कही। और हम ये तवक्को करते थे अगर पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो शहबाज शरीफ साहब शायद इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश करते। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्स कैसे दिया उसको। ये क्या है, ये सोचने पर बहुत मजबूर करता है। तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर हम किसी मुल्क को, सिटी को चाहते हैं वो डेवलप करें, सो ऑब्वियसली हमें उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं उन्हें, अगर हम लाहौर आए इतने शॉक थे ये क्या है वो क्या है, इतना डेवलपमेंट है, CPAC तो वहाँ है, डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है? तो ये मसला है क्योंकि यहाँ बेसिक न्यूज को देखा जाता है और वहाँ बेसिक न्यूज को छोड़ के CPAC के पीछे पड़े हैं। जब वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के बारे में गवादर की एक तालबा ये कहती है कि ये सारी तरक्की लाहौर में क्यों है, तो वज़ीर आला साहब आगे से जिस तरह से हंसते हैं। साबर सवाल मेरा ये है कि वो कहते हैं ना कि लास्ट लाफ किसका होगा इस गैर मुनसिफाना तकसीम के नतीजे में, जो जुल्म है, जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये है रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ साहब का। सर ये तो था बलूचिस्तान का, आप साहिवाल से आगे चले जाएं, ठीक है, जनूबी पंजाब में चले जाएं, आप जनूबी पंजाब का हशर देख लें क्या हुआ हुआ। वहाँ पे विहाड़ी से आगे जाएं जी, साउथ पंजाब का इलाका जो है, बहावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, मियांवाली, भक्खर, DG खान, राजनपुर, इन इलाकों में आप चले जाएं, वहाँ पे आज भी जो है ना पानी, जानवर और इंसान वो एक ही तालाब से पानी पीते हैं। वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना स्कूल है। तो ये सिर्फ बलूचिस्तान में एहसास महरूमी नहीं है, जनूबी पंजाब में है कि सारे का सारा जो ज़रई इलाका है साउथ पंजाब का, वो सारे का सारा आप उसका रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और ख़र्च करते हैं लाहौर में, पिंडी में और फैसलाबाद में। इन 3 शहरों से बाहर आप निकलते नहीं हैं। तो ये तो चीज़ हर जगह पाई जाती है। और यही जो अगले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि वहाँ पे ये लावा पक रहा है। फिर जब वहाँ से कोई इस तरह की एहसास महरूमी पैदा होती है या कोई नारा लगता है, सराइकी सूबे की बात होती है, तो फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया जाता। ये कह के जो हैं, ये हर इलाके का लोग जो आदमी है वो सोच रहे हैं कि उनके साथ कर क्या रहे हैं।
तमाम DCO से डेवलपमेंट फंड से पैसे लिए गए। ये तमाम आप किसी भी पूछ लें DCO से, जिससे आपके अच्छे इस्लाम दुआ है, डिप्टी कमिश्नर से, वो बताते हैं कि हमें बताया जाता है कि डेवलपमेंट फंड को कट लगाएं और इधर भेजें, ऑरेंटाइन में डालना है, मेट्रो में डालना है, फलां में डालना है। ये सिर्फ इस जहाँ पे वोट बैंक है इनका, जहाँ पे इनका समझते हैं कि वोट बैंक है, वहाँ पे ये तरक्की है, और जहाँ से किक बैक्स मिलने हैं वहाँ पे। ठीक है भट्टी साहब, ये जिस वक्त इस तरह की तस्वीरें आती हैं और वो लोग जो सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं वो आके भीगी बिल्ली बन के सामने बैठ जाते हैं। खास तौर पर मैं परवेज खट्टर साहब की बात कर रहा हूँ, जो सनाउल्लाह जहरी हैं, वो तो हैं ही नवाज शरीफ की मदद से वज़ीर आला बने हुए, उनसे तो हम तवक्को नहीं कर सकते। तो फिर हुक्मरान इसी तरह के कहके लगाते हैं जिस तरह शहबाज शरीफ ने ये सब आज आपने देखा। अगर KPK के वज़ीर आला या दूसरे छोटे सूबों के वज़राए आला अगर आके चैलेंज करें यहाँ पर जो मनमानियां हैं, जो इस्लामाबाद में जो इंसाफियां हैं, तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब इस तरह कहके लगाते? देखे, कहके लगाने वाली बात पे मैं आ जाता हूँ समी साहब। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि ग्वादर की एक बच्ची जिसको ज्यादा शऊर नहीं, जो बज़ाहिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं, लेकिन ये उसमें सोच जा चुकी है कि पंजाब लाहौर उनकी हक तलफी कर रहा है। ये जहर कातल है इस कौम के लिए। जब एक छोटे सूबों की एक मामूली से स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ये शऊर आ जाए कि मेरे आज जो तकरीर कर रहे हैं मेरे सामने हुक्मरान वक़्त, वो मेरे हक तलफी कर रहे हैं, मेरी जगह की, मेरी ज़मीन की, मेरे बाप की, मेरे बाप की, मेरे बहन की, तो ये जहर जिस तरह आएगा तो फिर अलहदगी की तहरीकें ना चलेंगी तो और क्या होगा। अभी आप कह रहे थे मेरिट FIA में अब तक 90% लोग जो रजिस्टर्ड करप्ट है, किसी बड़े वजीर की प्रमोशन पे डेपुटेशन पे आए हुए और वो छोड़ते ही नहीं है। आप कस्टम का हिसाब ले ले तो रोजाना चेयरमैन CBR कहता है 12 से 15 अरब रुपया करप्शन हो रही है। तो क्या करप्शन क्यों होती है? जब मेरिट से हटकर आप किसी शख्स को उसकी अहलियत और काबिलियत की बजाय अपनी लॉयल्टी और अपनी गुलामी की तरफ धकेलने काबिलियत देके लगा, तो यही होगा। जब तीनों हमारे मुजरा बैठे थे, हो सकता है जो वज़ीर आला साहबान, सर्दी ज्यादा थी, वो कह रहे होंगे इकट्ठे होकर बैठे जरा सर्दी कम लगेगी, हो सकता है PM साहब या वज़ीर आला पंजाब की सीट के नीचे हीटर लगाओ और उनके ना लगाओ, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज्यादा सालों में ग्वादर की इस बच्ची के अल्फाज है। हमारे हुक्मरानों को आँख खोलनी चाहिए और लाहौर में होने तरक्याती कामों को रोककर ग्वादर और पसमानदा इलाकों में, जनूबी पंजाब के इलाकों में, बिल्कुल जी भट्टी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, वही सहूलतें दी जाए जो हमें अवेलेबल है। भट्टी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उस जो वो बच्ची है उसने सिर्फ यही नहीं कहा था, उसने ये भी कहा कि हमारे पास ना तो पीने के लिए साफ पानी होता है और ना ही कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली। लेकिन जब सियासतदान ग्वादर का दौरा करते हैं तो लोड शेडिंग खत्म हो जाती है और फिर जो चीनी जबान सीखने के लिए जिन तालिब इल्मों को भेजा जाता है वो भी ग्वादर से नहीं, वो भी लाहौर से भेजा जाता है। एक इंतहाई अहम मामला, एक इंतहाई संजीदा मामला जो उस नौजवान तालिबा ने जिसको रेज किया, लेकिन शहबाज शरीफ कह के लगाते रहे। मैं ब्रेक पे जाता हूं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब आपसे मेरी दरखास्त है ब्रेक पर जाने से पहले वो कह के जरूर सुनवाएं शहबाज शरीफ साहब के लोगों को, इस कौम को, शायद कहीं ना कहीं कोई जाग जाए और जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करे। लेट्स टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि शहबाज शरीफ साहब के कह के दोबारा सुनवा दें। उस वक्त तो नहीं सुनवाई जा सके, लेकिन अब इस सेगमेंट का आगाज उन्हीं कहकों से करते हैं। क्यों हो रही है? तो ये मसला है कि यहाँ बेसिक निकल जाता है। जी साबिर, ये मेरा ख्याल है कि इनकी सारी कैलकुलेशन है ना समी साहब, ये गड़बड़ होने वाली है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज की। मेरा ख्याल है जनवरी स्टार्ट होने वाला है। जनवरी स्टार्ट जो ही होगा तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान को ये रोल बैक करना चाह रहे हैं। वो ऐसे करना चाह रहे हैं कि जैसे हुआ ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए, महमूद खान अटकज़ई साहब के ज़रिए और मुख्तलिफ़ अपने जो वज़रा हैं उनके ज़रिए ये माहौल बना रहे हैं, और इनके जो लाइक माइंडेड मीडिया हाउसेज़ हैं, मीडिया पर्सनस हैं, उनके ज़रिए भी ये माहौल बनाया जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नोट की जा रही है।
जनरल बिलाल अकबर साहब ने आज अपना जिम्मेदारी संभाल ली है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे। नवीद मुख्तार साहब DGISI के तौर पे आ चुके हैं, और हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी ताज़ा ईमान के साथ, नए वलवले के साथ उन्होंने उम्रा भी किया है, रोज़ा रसूल पे हाजिरी भी दी है। ये मुझे पहले पूछ लेने दे, भट्टी साहब हंसे क्यों है ताज़ा ईमान वाली बात पे? भट्टी साहब ये ये क्यों हंसे हैं आप? सच आखां ते भाबण बलदे ने, लिहाजा मैं पूरा सच नहीं कहता। आपके दोस्त बैठे हुए हैं नोटिस देने के लिए, तैयार के लिए, लेकिन साबर मेरा भाई है, अल्लाह करे इसकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन शायद कुछ चीजें रोल बैक हो चुकी हैं। मैं भट्टी अच्छा, साहब मैं बाकी आपका जवाब बाद में लेता हूं, पहले फिर भट्टी साहब अपनी, ये साबर साहब अपनी बात पूरी कर लें। देखिए जी, यार साबर मैं साहब की बात और आपकी बात खत्म होने नहीं, हम फकीरों को भी भट्टी साहब से, भट्टी साहब आप मेरे साथ शर्त लगा लें इस बात पे, कोई चीज रोल बैक नहीं होगी। डॉन लीक्स हो या नेशनल एक्शन प्लान हो, ज़रबे अज़ब हो, कराची का ऑपरेशन हो, करप्शन, दहशतगर्द, सहूलतकार, इनमें से एक भी चीज अगर रोल बैक हो जाए, जनवरी आ रहा है भट्टी साहब, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, और पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होगी। एक बार फिर बता दूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तस्वीर दिखा दें उनकी, जो अभी उन्होंने जो उम्रा किया है, तस्वीर भी दिखा दें। रोज़ा रसूल पे हाजिरी दे चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्रा अदा कर चुके हैं वो, और उसके बाद वो वापस आ चुके हैं, और आने के बाद एक नए अज़्म के साथ जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, एक मुहिम चलाई गई, वो सारा उन्होंने निगेट किया है। ठीक है, और जहां तक बात है डॉन लीक्स का बार बार तस्करा किया जाता है, वो ISPR GHQ का फैसला है, तमाम इंस्टीट्यूशन का मुत्तफिका फैसला है, उस पर 1 इंच भी कोई पीछे नहीं हटेगा, सिर्फ देखा जा रहा है कि ये करते क्या हैं। इसलिए भट्टी साहब इंशाअल्लाह आप भी करें, मैं भी, तो ये जो रोल बैक वाले वो नहीं होगा। अच्छा, मैं वो आप से निकाल, इसी से आएगी कि नहीं? भट्टी साहब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक फुटेज, मेरी बारी आएगी, अब आपकी बारी आएगी, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहता हूं, फिर पोडियम आपके पास है। आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं वापस। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने एक तकरीर की थी वज़ीर आज़म हाउस में जाके, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं भट्टी साहब आपकी मेमोरी है उसको ताज़ा करने के लिए सुनाना चाहता हूं। जी प्रोड्यूसर साहब। मैं कहता हूं कि रिकंसिलिएशन की आपकी हमें जरूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है, सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तब हम सियासत करेंगे। जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को अपना कायद, अपना लीडर मान के गए थे, और 5 साल जब हुए तो माना उन्होंने, फिर वो यहाँ से चले गए थे, धमकी लगाई थी उन्होंने कि ईंट से ईंट बजा दूंगा और ये 3 साल वाले चले जाएंगे और हम यहीं पे रहेंगे। तो पूरा इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पीपल्स पार्टी ने अपना ये जो जरदारी साहब की बात थी उसको निभाया। पनामा पेपर्स हों, करप्शन के मामलात हों, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराम की जनाब नवाज शरीफ साहब को। खुर्शीद शाह साहब ने जो ड्रामाबाजी की, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आके स्पेस मीडिया पर लेने की कोशिश की, इमरान खान को बड़े गैर महसूस अंदाज में पीछे धकेलने की कोशिश की, अब वो फिर आ रहे हैं। तो इन हालात में तो नवाज शरीफ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मजबूत हैं कि अब जो जरदारी साहब की जो विजडम है, जिसको वो कहते हैं बड़ी सियासी बसीरत है पीपल्स पार्टी वाले, वो तो अब यहाँ पे मजीद उनके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। वो साबर साहब ने कुछ कहना तो मजीद कह लें, फिर मुझे भी बात करने दीजिए। जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहना, बस आप ही बोलें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इस प्रोग्राम का इसके साथ तल्लुक नहीं है, जब तक सादा लोग और खुशफहमी में रहने वाले लोग जिंदा है ना, तो ठग भूखे नहीं मर सकते। ठीक है, ये तो एक कहावत है बड़ी पुरानी। कहता मदीने चले आओ, इसी महीने चले आओ। उसने कहा भाई हले तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, मैं पासपोर्ट बनेगा, फिर वीजा लगवाऊंगा, फिर मदीने जाऊंगा, फिर उसके टिकट के पैसे होंगे। बहरहाल उधर तो अल्लाह बादशाह नसीबों वालों को बुलाता है, मेरे जैसे गुनाहगारों को तो नहीं बुलाता। गुजारिश है समी साहब, आपने एक शॉर्ट दिखाया अभी, नहीं अभी कर लेने। अच्छा सर, अब मैं तमील करूंगा। जी। मोहतरम किबला हर दिल अजीज दिल के करीब आसिफ अली जरदारी साहब का एक तकरीर और भी उन्होंने की थी मियाँ साहब के कहने के ऊपर इस्लामाबाद, जिसके बाद गालबन ये 2015 जून की बात है। ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल हो, हमने सारी उम्र रहना है। 3 साल वाले चले गए, सारी उम्र वाले आ गए। किसकी वजह से गए थे, किस लिए गए थे, किसके कहने पे गए थे, किसकी इजाजत से गए थे? रोल बैक साबर साहब कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो आ रहे हैं।
किसके कमिटमेंट पे आ रहे हैं, किसने उनको गारंटी दी। मुझे दरअसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जीओसी, इन लोगों बड़े लोगों के ज्यादा नाम नहीं पता और इनके काम का फंक्शन भी नहीं पता, ये किस तरह काम करते हैं। पुराने एयरपोर्ट पे जाके पूछ रहे हैं भट्टी साहब। सर मुझे पता था आप बाद नहीं आएंगे। किसी ने, वो एक बंदा था ना, उसने कहा यार, बार बार बोल रहा था, उसने कहा यार मैं मुक्का मार के ना तेरे ने 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। वो तीसरा बंदा बैठा था, उसने कहा बेवकूफ आदमी, दांत तो होते ही 32 है। उसने कहा मुझे पता था तू भी बीच में बोलेगा, मैंने इसलिए तेरे 2 दांत गिन लिए थे। लेकिन यार ये तो हम लाइटर मूड में साबर भाई की जाकर लेते हैं। लेकिन गुजारिश है साबर साहब मेरी, यार सुन ले, मैं पुराने एयरपोर्ट पे जाएं लाहौर, पुराने एयरपोर्ट लाहौर जाएं, अल्लाह वहां जाके सारा कुछ पूछें, ये जीओसी क्या होता है, कोर कमांडर क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं ना पता यार। भेड़ ना अपने बार में रहे तो अच्छी रहती है, किसी दूसरे बाड़ में जाए तो पैरों तले कुचल जाती है। रोल बैक की कुछ चीजों की दरअसल मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। जरदारी साहब का आना काफी बड़ी इंडिकेशन हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग करीब 1 महीने के अंदर अंदर बीमारी के लिए, इलाज के लिए बाहर जाएंगे। एक तो कराची हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आपको मजीद चीजें सामने मिल जाएंगी। तीसरी बात जो साबर साहब कह रहे हैं कि न्यूज लीक के उस किरदार को जिसको हमारे इंटीरियर मिनिस्टर खुद फरमा चुके थे, एक आदमी ये है, 3 बाकी है, किसी एक को सजा तो हुई नहीं। दरअसल पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं है कि किसी ताकतवर को सजा दी जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है। जो आज से 15 साल पहले अमेरिका ने एजेंडा बनाया था, अस्तगफार मेरी जुबान पे खाक, कि फौज को कमजोर करना, उसकी तरफ पेशकदमी हो चुकी है। अब कामयाब ना हो, अल्लाह करे साबर की बात ठीक हो। अच्छा, मैं एक सवाल है मेरा, तो जिसका मैं इजहार भी नहीं कर रहा। मैं साबर से एक सवाल करना चाहता हूँ। मोहतरमा आई थी, बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था, वो एक जलावतनी का टाइम था, एनआरओ हुआ था, उनकी बड़ी एक स्ट्रगल थी। 86 में जब वो आई थी तो उन्होंने ज़िया की आमरीत को ललकारा था, वहाँ बाहर थी और वो आई थी, बड़ा इस्तकबाल हुआ था। बिलावल भुट्टो का भी इसलिए बड़ा जुलूस निकला कि उन्होंने एक लॉन्च करना था पार्टी ने। अब मुझे ये बताएं कि ये आसिफ जरदारी साहब ने क्या किया है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ा उनका इस्तकबाल करना चाहती है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं, वो तो हैं भी को चेयरमैन। तो क्या नवाज शरीफ की हुकूमत को जो बचाया पनामा पेपर से, करप्शन के खिलाफ तहकीकात नहीं होने दी, ये अचीवमेंट है जरदारी साहब की या कोई और अचीवमेंट्स हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि जरदारी साहब ने कहा था कि 5 साल बाद सियासत शुरू करूंगा। ठीक है, जब आप इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो वो 1.25 साल पहले उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। ये बात ज़हन में रखें कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब जितना मर्जी चाहें, लेकिन पॉलिटिकली ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए पीपल्स पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। मियाँ साहब के साथ नहीं बैठेगी, इनको टफ टाइम देगी। और ये जो कहा जा रहा है ना, कोई एनआरओ हुआ है उसको बाहर भेज देंगे, इसको ये कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी। और पीपल्स पार्टी रियल अपोजिशन करेगी। और दूसरी बात भट्टी साहब को एक बार फिर बता दूं कि जनवरी में डॉन लीक्स वहीं से शुरू होगी जहां पे आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हुई थी। और अच्छा, शुरू जनवरी में मुझे ये बताएं, एक छोटी सी बात, अगर सियासत शुरू बात करती है तो नून लीग काउंटर कैसे करेगी? वो कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाए आप असल तरफ आ ही नहीं रहे। प्रोड्यूसर साहब, वो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट भी दिखा दें। अब जो बात हो रही है, आपने याद करवा दिया। एक छोटी सी बात और, पनामा केस भी सुप्रीम कोर्ट में जनवरी से वहीं से शुरू होगा जहां पे वो खत्म हुआ था आखिरी तारीख को। नहीं, फिर ये गलत बात है। उन्होंने सारी प्रोसीडिंग खत्म कर दी है, 0 से होगा। नहीं, जीरो से होगा। भट्टी साहब की बात, भट्टी साहब थोड़ी सी बात, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जज, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा विजडम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वो सारी चीज़ें आर्गूमेंट सुनने के बाद, ऑब्जर्वेशंस देने के बाद, रिमार्क्स पास करने के बाद बता दिया कि ये केस यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये केस यहाँ तक पहुँच चुका है। वो कहते हैं इसको एक पॉज समझें, ये एक पॉज आया है, ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन, और उस वजह से ये सारी चीज़ ये हुई है। जनवरी में भट्टी साहब, आपकी मुस्कुराहट में देख रहा हूं, जनवरी में ये केस वहीं से शुरू होगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये जरदारी साहब आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज इसको एनआरओ आपको इशारा कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स सुन लें।
वफाकी हुकूमत ने 2 पेपर रिलीज किए हैं। वफाकी हुकूमत ने 2 पेपर रिलीज किए हैं कि जनाब ये पीपल्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और रहमान मलिक साहब और एक और हैं, उनका नाम मैं भूल गया, ये 3 बंदों की, इनकी भी है पनामा पेपर्स में नाम, इनकी भी ऑफशोर कंपनी है। वफाकी हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने कहा ये जराए से खबर चलाएं, हमें कोर्ट ना करें, ठीक है। तो वो पेपर्स जरदारी साहब तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मीडिया में आए, उन्होंने कहा कि जनाब आप इसकी तस्दीक करें या तरदीद करें। उन्होंने कहा तरदीद, क्या असर होगा इस पर? नहीं, तरदीद उन्हें तो पता है कि कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि ये पेपर चलाएं, हम इनका जवाब देंगे। तो वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी बड़ा घर, वहां से ये सारी चीजें, और पुराना, यहीं पे रुकिएगा। बड़ा मुझे एक भट्टी साहब आपसे शुरू करूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, एक तरफ तो जो कमीशंस की रिपोर्ट है, जजेस कह रहे हैं यहाँ पर नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी है, और करप्शन को बचाने के लिए तमाम सियासतदान इकट्ठे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। असद जरदारी साहब क्या करने आ रहे हैं, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंडिया टुडे भारत का एक मैगजीन है, बड़ा अहम मैगजीन है, उसने ये आप देखें अपनी स्क्रीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ISI पाकिस्तान के ऊपर एक फ्रेश टेरर अटैक प्लान कर रही है। ऐसे मौके पर जब हुक्मरानों की डिप्लोमेसी ये रही है कि वज़ीर आज़म से, एक वज़ीर आज़म के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इनागुरल तकरीबात हैं उसमें इन्विटेशन लेने के लिए फातमी साहब 12 दिन 10 दिन अमेरिका बैठे रहे, और ट्रंप की टीम के किसी आदमी ने उनसे मिलना भी गवारा नहीं किया, और दूसरी तरफ भारत ये बात कह रहा है। डोमेस्टिक आपको सारी सूरत हाल बताइए, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कह के लगा रहे हैं, अगर कोई छोटे सूबे का बंदा आके ये बताता है कि हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग भी है, बिजली भी है, सारी सूरत हाल। जी भट्टी साहब, ब्रेक पर मैं चला गया था, अब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये भी आपके सामने है, जो आप कहना चाहें। अच्छा समी साहब, गुजारिश है, करप्शन बचाने के लिए सियासतदान इकट्ठे हैं या करने के लिए इकट्ठे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री भरी है। आप जब चाहें किसी डिक्टेटर का दौर देख लें, किसी पॉलिटिकल हुकूमत का देख लें, आपको हकायक बहुत करीब नजर आएंगे। जैसे जैसे ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इनके पैसों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। ये तो आप कह चुके हैं, इस पे आ जाए ना, ये जो अभी ब्रेक पर जाने से पहले यार मैंने सारा कुछ मैंने ही कहना, तो आप सवाल में जवाब भी दे दिया करें। अब मैं गुजारिश करता हूँ, जो साबर साहब ने फरमाया, एक तो इतलात ये है कि अगले बेंच में सब सरबराह होंगे, साकिब निसार साहब नहीं बैठेंगे। तीसरी इतला ये है कि शायद इशरत उल अबाद को दोबारा गवर्नर लगाने पर नजरसानी की जा रही है, लेकिन ये बात है, लेकिन इनको भी छोड़ दे, हम इसकी तरफ नहीं आते। सिर्फ मेरा मौकफ ये है कि आप इंडिया टुडे की स्टोरी बता रहे हैं, आपके मुल्क में आपके पॉलिटिशियन ने जिसमें आपकी अस्करी क़यादत टॉप लेवल की और पॉलिटिकल क़यादत टॉप लेवल की रही, उसका रिजल्ट क्या। अभी एक तो ये मैंने सुना है कोई सियासी जमात ने कहा 27 दिसंबर के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे। मेरी दुआ है कि मैं वो लॉन्ग मार्च अपनी जिंदगी में देखूं, कहीं ये ना हो कि लॉन्ग मार्च देखने के बजाय मैं दोबारा मुसरत नज़ीर का गाना मेरा लॉन्ग गो अच्छा वो ना देखना पड़ जाए। बहरहाल बाकी साबर साहब को फोरम दे, मैं आज जरा कम बोलने के मूड में। जी साबर साहब, ये वो सियासत आप कह रहे हैं कि वो क्योंकि लेटर वेटर आ गए हैं और जरदारी साहब की सियासत शुरू हो जाएगी। दूसरा, इसहाक डार साहब तो कहते हैं हमने तो सारे बिलावल के मुआहदे उसके मुतालबात हम पूरे कर सकते हैं, और 2-3 तो पूरे हो भी चुके हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुतालबात पूरे कर सकते हैं, मुतालबात पूरे करने में क्या वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को बरतरफ करवाना चाहते हैं थ्रू पीपल्स पार्टी, ठीक है। क्या वज़ीर ख़ारजा लगाएंगे, वो किसको लगाएंगे, उसके बाद वज़ीर दिफा का क्या करेंगे, ये सारे मुतालबात। और आपने देखा कि एक तरफ तो 2 लेटर जारी किए वफाकी हुकूमत ने कि ये ज़राए से चलाएं, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऑफशोर कंपनीज़ हैं। दूसरी जानिब नैब को उन्होंने कह दिया कि तमाम पुराना कच्चा छठा निकालें, FIA को कह दिया, FBR को कह दिया। पर आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वो जो तालपुर साहब हैं, हाँ जी, उनके तो 3 जो नैब ने आज मुकदमे दाखिल दफ्तर कर दिए हैं सर, इंक्वायरीज में क्लियर कर दिया। तालपुर को खत्म करेंगे, लेकिन जरदारी साहब को, भुट्टो फैमिली को, इनके सारे निकालेंगे। यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को, टोपी ड्रामा सुने ना, यूसुफ ज़ा गिलानी खान को मीडिया से आउट करने के लिए गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, अपोजिशन भी हमारी, हुकूमत भी हमारी, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक आला तरीन नुस्खा है। बिल्कुल बेवकूफ सब। पीपल्स पार्टी ने, आप ये बताएं समी साहब, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में नहीं जाना।
आज हम गए तो वो इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान होंगे, केयर टेकर उनकी होगी, जैसे 2013 में हुआ वैसे ही अब हो जाएगा। आज हम गए थे, आप भी थे, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सेमिनार में। वहां पे स्टूडेंट्स के सवालात क्या थे? बड़ी मायूसी थी, ठीक है ना, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गुस्सा भी था। हाँ, बड़ा गुस्सा था कि ये क्या, ये पनामा से मुझे तो वो सारे स्टूडेंट आरिफ हमीद भट्टी लग रहे थे वहां पे बैठे, ठीक है ना, आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरह वो सवाल कर रहे थे कि क्या ये पनामा से बच जाएंगे। ठीक है, और वैसे भट्टी साहब, मुझे सारे लोग भट्टी साहब कह के बुला रहे थे। एक तो आप भी हमारे ऊपर सवाल। अच्छा समी साहब जी, समी साहब, आपकी कुर्बत में है, साबर साहब इन्हें बता दें, पीपल्स पार्टी तहरीक लॉन्ग मार्च कब से शुरू करेगी? वो 2017, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 70, 71, 72 कब तक करेगी? उम्मीद हम कब तक रखें? जी, एक सिर्फ फिक्रे में जवाब दे दें सर। तहरीक को चलेगी, कहां चलाएंगे तहरीक? आप जरदारी साहब की पहली तकरीर का इंतजार कर लें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। साबर मुझे इजाजत, साबर मुझे इजाजत दें। भट्टी साहब आप भी इजाजत दें, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। सिर्फ 2 छोटी छोटी गुजारिशात। आज एक ब्रेकिंग चल रही थी कि सिंध हुकूमत ने जरदारी साहब को जलसा करने की, पीपल्स पार्टी को जलसा करने की इजाजत दे दी। गुड गवर्नेंस, ये ब्रेकिंग स्टोरी थी, ये रूल ऑफ ये ब्रेकिंग स्टोरी। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।